subscribe to our channel and press the bell icon. विद्यार्थी मित्रांनो, कक्षा 10वी पाठ क्रमांक 13 मॉरिशस सागर दर्यातले साखर बेट. आमचा व्हिडिओ पसंत पडेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि हा व्हिडिओ अखेरपर्यंत बघा. मॉरिशस साखर दर्यातले साखर बेट कोणी लिहिलं आहे? दत्ता नायक. 1954. सुप्रसिद्ध लेखक, गोव्यातील एक उद्योजक, सामाजिक कार्यकर्ते. त्यांनी मराठी, कोंकणी आणि इंग्रजी भाषेतून ग्रंथ निर्मिती केली आहे. दत्ता नायक हे राहणारे कुठले? गोवातले. गोवा में रहने वाले हैं. और मॉरिशस जो है ये यानी समंदर का एक मीठा जजीरा है, साखर बेट है. बेट यानी जजीरे को कहते हैं. त्यांची आत्मदीपी भव, जय जय काय जोय, अनकॉमन वेल्थ, अरेबियन डेज, कालीघाट ते करुणा घाट, द जंगल स्कूल इत्यादी पुस्तक प्रसिद्ध आहे. जाय काय जू या कोकणी लघुनिबंध संग्रहाला साहित्य अकादमीच्या 2006चा पुरस्कार मिळाला आहे. प्रस्तुत पाठात लेखकाने बहुरंगी निसर्ग सौंदर्य लाभलेल्या मॉरिशस बेटाची वर्णन केली आहे. मॉरिशस देशातील घरे व वास्तुशिल्प हे वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. तेथील लोकांना श्रम प्रतिष्ठेचे वर्णनही प्रस्तुत प्रवास वर्णन पर पाठातून वाचायला मिलते. ये ट्रैवलोज है यानी सफ़रनामा है और इस सफ़रनामे के ज़रिए दत्ता नायक जी ने हमें मॉरिशस की सैर करवाई है. भारतीय महासागराच्या अथांग दर्यात जिथे नैऋत्य मान्सूनचे ढग जन्माला येतात तिथे सागर दर्यात एक साखर बेट आहे. दर्या, समुद्र, सागर यानी समुद्र समंदर को कहते हैं. दरिया, अथांग म्हणजे अमर्याद, असीम, अफाट यानी बहुत ही बड़ा जो होता है उसे कहते हैं. ये नैऋत्य यानी जुनूब मगरबी इलाका है जहाँ से मानसून के बादल, ढग यानी बादल तैयार होते हैं, वहाँ का जिक्र हो रहा है. तेथे सागर दर्यात एक साखर बेट आहे. वहाँ पर समंदर में एक मीठा जजीरा है, शकर के जैसा मीठा जजीरा है. हजारों वर्षाआधी महासागराच्या गर्भात झालेल्या भूकंपाच्या विस्फोटातून हे बेट पाण्यावर तरारून आले. यानी हज़ारों साल पहले जो महासागर है यानी हिंद महासागर, जिसे बहरे हिंद भी कहते हैं, उसके गर्भात यानी उसके पेट में बहुत ही अंदर गहराई में भूकंपाचा विस्फोट यानी भूकंप, जलजला, विस्फोट, धमाका, तो एक बहुत ही ख़तरनाक जो जलजले का धमाका हुआ था उससे जजीरा ऊपर आया है. तरारून आले यानी तरंगत वर आले, तैरता हुआ ऊपर अचानक आ गया है. सुमारे 500 वर्षापूर्वी म्हणजे 16व्या शतकापर्यंत मानवाचे पाऊल या बेटावर पडले नव्हते. कम से कम 500 साल पहले 16वीं सदी ईस्वी तक इंसानी कदम इस जजीरे पर नहीं पड़े थे. पोर्तुगीज नाविक वास्को दी गामाच्या नेतृत्वाखाली खलाशांचा तांडा आफ्रिका खंडाला वळसा घालून ईशान्येच्या दिशेने भारताच्या शोधासाठी वळला तेव्हा हे बेट त्यांना दिसले. ये पुर्तगीज जहाज़ रहा है, नाविक यानी जहाज़ रहा, जहाज़ चलाने वाला वास्को डी गामा, उसके नेतृत्व में खलाशांचा यानी मल्लाहों का तांडा यानी कारवां, मल्लाहों का कारवां अफ्रीका खंडाला वळसा घालून यानी बर्र आज़म अफ्रीका का पूरा एक चक्कर लगाकर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पूरा गोल चक्कर लगाकर नीचे से ऊपर तक ईशान्यच्या दिशेने, ईशान्य यानी कि शुमाल मशरिक़ की तरफ, वो भारत की तरफ ढूंढने के लिए जब बढ़ा तो उसे ये जजीरा नज़र आया. पोर्तुगीज़ या बेटावर थांबले नाहीत. पोर्तुगीज़ इस जजीरे पर रुके नहीं, पण पुढे पोर्तुगालहून गोव्याकडे येताना त्यांची जहाज़े या बेटावर थांबत. लेकिन उसके बाद पुर्तगाल से आते वक्त उनके जहाज़ इस जजीरे पर रुक जाती. पोर्तुगीज़ या बेटावर थांबले नाहीत. सन 1638 मध्ये डच लोक इथे पोहोचले. सन
1638 में डच यानी वलंदीजी, जिसे आप हॉलैंड के लोग कहते हैं, वो यहाँ पर पहुँचे थे। वळसा घालने म्हणजे गोल फिरणे, चक्कर मारणे। वास्को दी गामा कोण आहे? ये भारत उपखंडाचा शोध लावणारा पोर्तुगीज दर्यावादी। भारतीय महासागर किसे कहते हैं? भारत देशाला पश्चिम, दक्षिण व पूर्व दिशेने वळून असलेला समुद्र म्हणजे भारतीय महासागर। खलाशी जहाजावर काम करणारे दर्यावर्दी यानी मल्लाह। नैऋत्य मान्सून ढग म्हणजे भारताचे नैऋत्य पश्चिम दक्षिण यानी जुनूब मगरबी इलाके से आने वाले जो बादल होते हैं उसे कहते हैं। भूकंप धरती फाटून होणारा विस्फोट। 16वे शतक 1501 ते 1600 ही 100 वर्षे। पोर्तुगाल क्या है? ये युरोप खंडातील एक अत्यंत महत्त्वाचे देश आहे। डच लोक कोण आहे? युरोप खंडातील पूर्वीचे हॉलंड व आत्ताच्या आता नेदरलँड्स देशातील लोक। आपला राजपुत्र मॉरिस द नासाव याच्या नावावरून त्यांनी या बेटाचे नाव मॉरिशस असे ठेवले। यानी डचों का जो राजपुत्र था जिसका नाम मॉरिस द नासाव था, उसके नाम पर उन्होंने इस देश का नाम, इस जजीरों का नाम मॉरिशस रखा। डच लोकांनी या बेटावर ऊसाची लागवड केली। यानी जो डच लोग थे, हॉलैंड के लोग थे, उन्होंने इस जजीरे पर ऊसाची लागवड यानी गन्ने की खेती करना शुरू कर दिया था। त्यानंतर फ्रेंच लोकांचे लक्ष या बेटाकडे गेले आणि त्यांनी डचाकडून या बेटाचा कब्जा घेतला। उसके बाद फ्रेंच, ये फ्रांस के लोगों को फ्रेंच कहते हैं, फ्रांस या यूरोपातील देशातील लोग फ्रेंच। तो उसके बाद जो फ्रेंच लोग हैं उनका इस पर नज़र गई और उन्होंने इसे डच लोगों से जीत लिया और यहाँ पर अपनी नौआबादी कायम की। फ्रेंचांनी ऊसाची लागवड वाढवली आणि मॉरिशसमध्ये साखरेचे कारखाने काढले। ब्रिटिशांनी फ्रेंचाकडून मॉरिशस बेट 1810 मध्ये जिंकले। अब देखिए, यूरोपीय लोग आपस में लड़ते रहते थे। पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद वलंदीजी यानी डच आए, उसके बाद में फ्रेंच आए और उसके बाद में ब्रिटिशर्स आए। अब फ्रेंच लोगों ने क्या किया, यहाँ पर गन्ने की खेती बढ़ाई और शक्कर के कारखाने डाले। और उसके बाद ब्रिटिश लोगों ने 1810 में ये जजीरा फ्रांस के लोगों से जीत लिया। पोर्ट लुई ही मॉरिशसची राजधानी, तिथे कुलीघाट आहे। पोर्ट लुई बंदरात जिथे भारतीय लोक उतरले तोच हा कुलीघाट। कलकत्ता, कोलकाता, मद्रास, चेन्नई, मुंबई बंदरावरून जे लोक पोर्ट लुईच्या बंदरात उतरले त्यातील कोणीच भारतात परतले नाहीत। यानी पोर्ट लुई क्या है? ये मॉरिशस की राजधानी है और वहाँ पर एक कुली घाट है। अब वहाँ का जो बंदरगाह है, बंदरात मैंने बंदरगाह जहाँ पर जहाज़ रुकते हैं, तो वहाँ पर एक कुली घाट है। तो वहाँ पर जो लोग एक बार मुंबई, कलकत्ता और मद्रास से गए थे वो वापस नहीं आए, ते सर्वजण मॉरिशसमध्ये स्थायिक झाले। यानी स्थायिक होणे म्हणजे कायमचे वास्तव्य करणे। यानी वो मॉरिशस में स्थायिक हो गए और वहीं के नागरिक बन गए। आपल्या रक्ताने घामाने त्यांनी ऊसाचे मळे शिंपले, त्यांची घरे, त्यांची नाती गोती दूर कोकणात, उत्तर प्रदेशात, बिहारात, बंगालात राहिली, नाती तुटली। अब उनके जितने भी नाती थे यानी जो रिश्तेदार थे वो कहाँ पर थे? एक तो कोलकाता में थे, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और कोंकण में थे। अभी कोलकाता, चेन्नई और मुंबई क्या है? भारत के महानगर है। कोंकण ये महाराष्ट्र के किनार पट्टा है, भारत की पश्चिम किनार पट्टी का इलाका है। उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल ये भारत के रियासतें हैं। और जो लोग वहाँ पर गए वहीं के होकर रह गए। लागवड करणे, पैदास करणे, कब्जा करणे, ताब्यात घेणे। ते आडनावे विसरले, त्यांनी नवी नावे घेतली। मॉरिशस हा संस्कृतीचा एक मेल्टिंग पॉट झाला। यानी वहाँ पर उन्होंने अपने अपने नाम नए ले लिए और अपने पुराने नाम भूल गए और मॉरिशस जो है नई तहज़ीब का गहवारा बन गया। मेल्टिंग पॉइंट यानी पुरानी जो तहज़ीब थी वो वहाँ पर पिघल गई और नई तहज़ीब वहाँ पर रोनमा हुई। अब यहाँ पर आड़नाव यानी गाँवचे नाव को कहते हैं। मड़े यानी बागा, बाग को ये जो मल्ले बोलते हैं ना हम उर्दू में,
वैसे मड़े बोलते हैं और बाग कहते हैं उसे हम। अष्ट यानी 8, श्रम कष्ट मेहनत, बहुरंगी अनेक रंगी, चौरंगी 4 रंगाचे। चिव विचित्र माझाईक झाला, अष्ट दिशातील लोकांनी हातात हात घालून कामे केली। चित्र विचित्र माझाईक झाला, अष्ट देशातील लोकांनी हातात हात घालून काम केले, त्यांच्या श्रमाने देश समृद्ध झाला। 12 मार्च 1968 या दिवशी मॉरिशसला स्वातंत्र्य मिळाले। आपल्या भूमीच्या बहुरंगी निसर्ग सौंदर्याला शोभेल असा लाल, निळा, पिवळा आणि हिरवा असा चौरंगी ध्वज मॉरिशसने निवडला। कालतंत्राने काही पिढ्यापूर्वी मॉरिशसच्या भूमीवर पाय ठेवलेल्या भारतीय लोकांचे वंशज मॉरिशसचे राष्ट्राध्यक्ष झाले। इतिहासाची एक परिक्रमा पूर्ण झाली। कालतंत्र अब देखिए, अष्ट यानी 8, श्रम यानी कष्ट मेहनत, बहुरंगी यानी अनेक रंगी, चौरंगी यानी 4 रंगाचे, ध्वज यानी झेंडा यानी आलम कहते हैं, जिसे परचम कहते हैं। कालतंत्राने काही काळाने, काळ लोटल्यावर, पिढ्या यानी कुटुंबाचा क्रम, भूमी यानी जमीन, वंशज यानी पूर्वीच्या घराण्यातील लोक, परिक्रमा म्हणजे प्रदक्षिणा आणि वंश म्हणजे घराणे। हातात हात घालणे, सहकार्य करणे, काम करणे, समृद्ध होने म्हणजे भरभराटी येणे। अब इसमें जो राष्ट्राध्यक्ष किसे कहते हैं, जो देश का प्रमुख होता है। मॉरिशस के जो लोग थे वो समृद्ध करने में सब लोगों ने योगदान दिया और सब लोगों ने मिलकर मेहनत की। 12 मार्च 1968 को उसको आज़ादी मिली ब्रिटिश से मॉरिशस को, और उन्होंने अपना जो परचम है, झंडा है, वो इस फितरत की खूबी को देखते हुए लाल, नीला, पीला और हरे रंग का 4 रंग का झंडा रखा। उसके अलावा वहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो भारतीय मूल के हुए और ये एक चक्र पूरा हो गया। मॉरिशसमध्ये आज 52% लोक भारतीय वंशाचे आहेत। उर्वरित फ्रँको मॉरिशन, ॲफ्रो मॉरिशन आणि अँग्लो मॉरिशन आहेत। भारतीय लोकांनी हजारो मैल दूर स्थलांतर करून आपल्या ओठातील भाषा सोडली नाही। भारतातून होड्यात बसून मॉरिशसमध्ये गेली ती भारतातील केळी। मॉरिशसमध्ये प्रत्येक भारतीयाच्या घरापुढे केळी असते। जर्द हिरव्या पानांनी अलंकृत आणि रसरशीत पिक्या केळींना जळभारित केळ मॉरिशसमध्ये दर भारतीय घराला त्याचे भारतीत्व देत असते। फ्रँको मॉरिशन, फ्रान्समधून मॉरिशसमध्ये स्थायिक झालेले फ्रँको मॉरिशन। ॲफ्रो मॉरिशन म्हणजे आफ्रिकेमधून मॉरिशसमध्ये स्थायिक झालेले ॲफ्रो मॉरिशन। अँग्लो मॉरिशन, इंग्लंडमधून मॉरिशसमध्ये स्थायिक झालेले लोक म्हणजे अँग्लो मॉरिशन। यानी फ्रैंक, एफ्रो और एंग्लो मॉरिशन यानी जो फ्रांस, अफ्रीका और इंग्लैंड से आए हुए लोग हैं उसे कहते हैं। अब यहाँ पर जो सब लोगों ने मिलकर वहाँ पर रहे, लेकिन वहाँ पर 52% लोग आज भी 52% लोग भारत के वंश के हैं, भारतीय नस्ल के हैं, और वहाँ पर भारतीय अपनी ज़बान नहीं भूले और उन्होंने वहाँ पर केले लगाए हैं। केले का दरख्त एक किस्म से पूरी याद दिलाता रहता है कि हम यहाँ पर भारत से आए हुए हैं। रसरशीत म्हणजे टवटवीत, पिक्या म्हणजे पिकलेल्या, जळभरीत म्हणजे वजनदार, अलंकृत म्हणजे सुशोभित, जर्दयन म्हणजे गडद। मॉरिशसला पोहोचलो तेव्हा नुकतीच पहाट होत होती। मॉरिशस को पहुँचे तब सुबह ही हुई थी, ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था। आभाळाच्या घुमटाखाली पक्ष्यांची काकड़ आरती चालली होती। यानी आसमान के नीचे जो परिंदे हैं उनकी काकड़ आरती म्हणजे जिसे काँव काँव कहते हैं। यानी अपनी आवाज़ से लोगों को पूरे आसमान को भर देना, उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। कि काकड़ आरती का दूसरा अर्थ है देवळात होणारी पहाटेची आरती। रात्रभर जागरण करून आता
आत्ताच सुस्त झोपलेल्या उसाच्या मळ्याच्या केसातून थंडगार वारा आपली मऊ बोटे प्रेमाने फिरवत होता। अब यहाँ पर लेखक दत्ता नायक कहते हैं कि रात भर हम जागे, सुबह सुबह सो रहे थे, सुस्त हो गए थे, लेकिन गन्ना ऊस यानी गन्ना, ऊसाच्या मळ्यातून, मळा यानी बाग, गन्ने के बागों से और उनकी जो बालों से जो ठंडी हवा के झोंके निकलते हैं, ऐसा लगता है कि वो अपनी उंगलियां मोहब्बत से हमारे गालों पर फिरा रहे हैं। डोंगरावरची छोटी छोटी घरे डोळे चोळत नुकतीच जागी होती। यानी जो समंदर के ऊपर की छोटे छोटे डोंगर म्हणजे पहाड़ के ऊपर की जो छोटे छोटे घरें थी, तो वो घर ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आंखें मलते हुए, जोड़े चोड़ने म्हणजे आंखें मलना, तो ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आंखें मलते हुए उठ रही है, अभी बेदार हुई है, जागी हुई है। कमळाच्या पाकळीवर भुंग अलगद बसावा असे आमचे विमान मॉरिशसच्या भूमीवर उतरले। कमल के फूल पर कोई भूंगा बैठता है बहुत ही नरमाई से, आहिस्ता से, तो वैसा ही हमारा जो हवाई जहाज़ था, विमान था, वो मॉरिशस की ज़मीन पर उतरा। पण विमानतळ कुठे होते, लेकिन वहाँ पर कोई जहाज़ उतरने के लिए पट्टी नहीं थी, कोई हवाई अड्डा नहीं था। विमानतळ हवाई अड्डे को कहते हैं। चोहीकडे उसाचे मडेच मडे होते, चारों तरफ, हर तरफ गन्ने के खेत ही खेत थे, जणू आमचे विमान उसाच्या हिरव्यागार मळ्यातच उतरले होते। ऐसा लग रहा था कि हमारा जो हवाई जहाज़ है वो इस गन्ने के जो खेत है उस हरे भरे खेत में ही उतरा है, ऐसा लग रहा था। 1% लँड अँड 99% फन ही मॉरिशसची पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी असलेली स्लोगन आहे। स्लोगन यानी कि ऐलाननामा, जिसे आप नारा भी कह सकते हैं, तो नारा मॉरिशस ने जो आने वाले सयाह है, पर्यटक है, उनको मुतवज्जा करने के लिए, आकर्षित करने के लिए दिया है। वो क्या है? 1% लैंड एंड 99% फन, यानी 1% ज़मीन और 99% आपको बेहतरीन तफरी का मुजाहरा मिलेगा, इसीलिए ये नारा दिया गया है। तिला स्मरण मॉरिशसमध्ये अक्षरशः पृथ्वीवरचा स्वर्ग निर्माण केला आहे। अब यहाँ पर देखिए, ऐसा लगता है कि उन्होंने मॉरिशस के लोगों ने ज़मीन पर जन्नत बनाने का काम यहाँ पर किया है। घुमट अर्धगोलाकार छत, जागरण म्हणजे जागे राहणे, सुस्त म्हणजे आळसवलेले, अलगद म्हणजे हळूच, पर्यटक म्हणजे प्रवासी, दिगंतर म्हणजे अवकाश, मॉरिशस स्वर्ग म्हणजे जन्नत, हेवन। मॉरिशस बेटावर लहानसे आणखी एक बेट आहे, त्याचे नाव इलो सर्फ। मॉरिशस में एक और जजीरा है जिसका नाम इलो सर्फ है। आम्ही एका मोटार बोटीत बसून या बेटावर गेलो। इलो सर्फ बेटावर समुद्राचे स्वच्छ पाणी आत येऊन त्याच्या निळ्या पाण्यात एक लगून निर्माण झाला आहे। अब ये जो इलो सर्फ, ये जजीरा है, इसे हम एक मोटर बोट में बैठकर गए थे ताकि वहाँ पर कुछ नज़ारा कर सके, और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। समंदर का जो साफ़ सुंदर स्वच्छ पानी था वो इस जजीरे के नीले पानी में मिलकर एक लगून तैयार करता था। हे पाहायला अतिशय सुरक्षित आहे, यानी ये देखना बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है, महफूज है। त्यामुळे त्या लगूनमध्ये माझी छोटी मुले चिराग, दमी आणि माझी भाची चंदारानी यांच्या समवेत मी मनसोक्त पोहलो। अब ये लगून जो है ये बहुत ही महफूज है, सुरक्षित है, इसीलिए मेरे छोटे बच्चे, जिसका नाम चिराग है और दमी है, और मेरी भतीजी है जिसका नाम चांद रानी है, ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा देर तक तैराकी किए।
तिथे स्पीड बोटीत बसून आम्ही इलो सर्फ बेटाला प्रदक्षिणा घातली। अब जो इलो सर्फ ये जो बेट था यानी जजीरा था, हम वहाँ पर मोटर बोट में बैठे और उसके चक्कर लगाने लगे, प्रदक्षिणा या परिक्रमा करने लगे। त्यानंतर पॅराशूटच्या मदतीने आम्ही आभाळात पॅरासोलिंगही केले। पॅरासोलिंग म्हणजे पॅराशूटमधून अवकाशात तरंगत फिरणे। पैरासोलिंग करने, अब ये जो समंदर का नज़ारा होता है यहाँ पर पैरासोलिंग करना बहुत ही खूबसूरत मंज़र दिखाता है। तो उसके बाद में वो पैराशूट में बैठ की मदद से वो आसमान में पैरासोलिंग भी किया उन्होंने। त्यानंतर दिगंतरातून दर्या तरंगात जाण्याचा क्षण आला। अब उसके बाद में दिगंतरातून दर्यात जाण्याचा क्षण आला। दिगंतर म्हणजे अवकाश, दरिया तरंग म्हणजे समुद्र लाटा। अब वो वहाँ से थोड़ी देर के बाद थोड़ा वक्फा लेकर, थोड़ा इंतज़ार करके, आराम करके, फिर वो समंदर की जो बड़ी बड़ी लाटें आती है तो लहरें उठती है, वहाँ पर वो गए। आम्ही ऑक्सिजन मास्क घालून समुद्राच्या पाण्यात उतरलो, यानी ऑक्सिजन मास्क पहनकर हम समंदर के पानी में उतरे। समुद्राच्या तळाची नयन मनोहर जलसृष्टी आणि मत्स्यसृष्टी पाहिली। नयन मनोहर, नयन रम्य, सुंदर, मोहक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। जलसृष्टी पाण्याचे जग आणि मत्स्यसृष्टी म्हणजे माशांचे जग, यानी आबी पौधे और उसके बाद आबी जानदार यानी मछलियाँ वगैरह। तो ऑक्सीजन मास्क लगाकर वहाँ पर उतरे थे। समुद्राच्या तळाच्या कोरल हा समुद्राच्या पोटातला नैसर्गिक चमत्कारच म्हटला पाहिजे। कोरल ही दिसायला वनस्पति दिसते पण तो जलजीव आहे। अब कोरल क्या होता है, ऐसा लगता है कि कोरल जो है एक पौधा है या समंदर का हिस्सा है, लेकिन वो नैसर्गिक चमत्कार है, फितरत का एक चमत्कार है। ऐसा लगता है कि वो एक वनस्पति है, लेकिन वो जलजीव है। मॉरिशसमधील घरे पाहणे हा एक आगळा अनुभव आहे। मॉरिशस में के घर देखना एक बहुत ही अच्छा तजुर्बा था। देशातील घराचे वास्तुशिल्प म्हणजे त्या देशातील संस्कृतीचा आरसाच असतो। किसी मुल्क के जो घर होते हैं, वास्तुशिल्प होते हैं, बनावट होती है, वो देखना वहाँ की जो तहज़ीब है उसका आईना होता है। आरसा यानी आईना, संस्कृती यानी तहज़ीब। मॉरिशसच्या घराचा आकृतिबंध होडीसारखा आहे, यानी मॉरिशस में जितने घर बने होते हैं वो उनका जो बनावट होती है वो बहुत ही अलग होती है। ऐसा लगता है कि वो एक तरफ से बहुत ही खूबसूरती से बनाई गई है। जणू आत नांगरलेल्या या घरांचा दोरखंड सुटून ही तरंगणारी घरे खोल समुद्रात जल सफारीत जाणार आहेत असे वाटावे। अब ये जो ऐसा लगता है कि होड़ी के मानी होता है कि कोई कश्ती है, अगर वो वहाँ पर बनाए हुए घर को अगर गौर से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वो समंदर के करीब तैर रही है, और वो ज़मीन अगर धंस जाए तो तैरती हुई रहेगी या समुद्र में जल सफारी के लिए वो निकलेगी। बहुतेक घरांच्या भिंतींना पांढरा रंग असतो। बहुत सारे घरों की जो दीवारें होते हैं उसे सफ़ेद रंग लगा होता है, पण घरांना हिरवी, निळी, लाल छपरे असतात, लेकिन घर पर हरी, नीली, लाल छप्पर लगाई होती है। घरातून कांगारूच्या पिलासारखे खिड़कियां बाहर डोकावतात, यानी घर में से जो खिड़कियां ऐसी लगी हुई है, ऐसा लगता है कि जैसे कि कंगारू के पेट में जो बैठा हुआ बच्चा होता है वो झांक रहा है। कंगारू क्या होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाला एक प्राणी है, मुख्यतः ऑस्ट्रेलियात आढळणारा प्राणी। घरापुढे सुंदर फुलझाडांचे पड़सू असते, यानी घर के सामने जो खूबसूरत फूल झाड़ होते हैं उसके पड़सू होते हैं। पड़सू क्या होता है, परसदार घरामागची मोकळी जागा,
यानी घर के पीछे की जो खुली जगह होती है उसके लिए लग कहते हैं। और जल सफारी किसे कहते हैं? पाण्यातला प्रवास। काही घरे बंद असतात, डोळे मिटून समाधी बसलेल्या संन्यस्त ऋषीप्रमाणे खिडक्या-दारे बंद करून ती बसलेली असतात, पण कुठलेच बंद घरही कुलूप भग्न अवस्थेत आहे असे मला दिसले नहीं। यानी किसी भी घर को कोई कुरूप नहीं रहता है, यानी कि उस पर विद्रूप नहीं रहता है, सुंदर न खूबसूरत ही होते हैं। और वो भग्न नसलेले मोड़लेले अध्वस्त यानी तोड़े हुए नहीं रहते, सारे के सारे घर जो है वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। किसी को कुछ घरों को बंद भी होते हैं, लेकिन कोई भी घर है तो बदनुमा नहीं होता है। हे घर विक्रीस आहे किंवा हे घर भाड्याने देणे आहे अशा पाट्याही मला मॉरिशसमध्ये कुठे दिसले नाही। मॉरिशसच्या रहिवाशांचे आपल्या घरावर खूप प्रेम असावे। ज्या देशातील लोक आपल्या घरावर असे जीवापाड प्रेम करतात त्या देशातील उज्ज्वल भवितव्य असते। जीवापाड प्रेम करणे म्हणजे मनापासून खूप प्रेम करणे, समृद्ध होणे, भरभराटी येणे। कुरूप म्हणजे विद्रूप, सुंदर नसलेले, भग्न मोडलेले, उद्ध्वस्त, उज्ज्वल प्रकाशमान, भवितव्य भविष्य। अब वहाँ पर कोई घर बेचने के लिए है, बिकाऊ है, किसी घर को किराए से देना है, ऐसी कोई वहाँ पर तख्ती नहीं लगी रहती। और वहाँ के लोगों का बहुत अपने घर पर प्रेम है, प्यार है। और जो लोग अपने घर से प्यार करते हैं उस मुल्क का भविष्य बहुत ही ज़्यादा उज्ज्वल होता है, प्रकाशमय होता है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।